गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया टॉपिक। द नेम ऑफ टॉपिक इज, क्या बात कर रहा, आपको कैसे पता है? गजब यार, मुझे अभी अभी पता चला कि मुझे आज यूनिट कॉस्टिंग शुरू करना है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया टॉपिक, यूनिट कॉस्टिंग। और यूनिट कॉस्टिंग एज यू नो इट इज अ मेथड ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग का मतलब, हमने स्टार्ट में बात किया था कि कॉस्टिंग इज नेसेसरी फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल टाइप ऑफ बिजनेसेस, इधर दे आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स और दे आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कॉस्ट करने का, कॉस्ट कैलकुलेट करने का या कॉस्टिंग करने का तरीका क्या रहता है? सर्विस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। उसी तरह जहां प्रोडक्शन प्रोसेस में फॉलो होता है वहां पे कॉस्टिंग मेथड कौन सा हमने यूज किया? प्रोसेस कॉस्टिंग। करेक्ट। अब नाउ हम बात कर रहे हैं ऐसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन है वो एक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग इन प्रोसेसेस। ये कंटिन्यूअस प्रोडक्शन है। सिमिलर टाइप ऑफ यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड with one or two type of raw material and a single type of, a same type of or single output you will get after the production process. ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, इस कंटिन्यूअस प्रोसेस में जो हमारी कॉस्ट कैलकुलेट होती है। अब यहां पे एक चीज और ऐड कर दूं साथ में, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब कंटिन्यूअस प्रोसेस कि सर हमें एक जॉब मिला कि स्कूल ने अपने स्कूल स्टूडेंट्स के लिए यूनिफॉर्म परचेज करना है। उन्होंने एक क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एक जॉब दे दिया कि सर वी आर इन नीड ऑफ दिस मच नंबर्स ऑफ यूनिफॉर्म। तो वो भी तो नंबर ऑफ यूनिट्स बनेंगी, वो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में बनेंगी, लेकिन वो एक जॉब पे बनेंगी फिक्स्ड। इट इज नॉट नेसेसरी कि योर नेक्स्ट जॉब विल बी द सेम। इट इज नॉट नेसेसरी योर नेक्स्ट जॉब विल बी द सेम। उसमें आपका स्पेसिफिकेशन ऑफ यूनिट्स चेंज हो सकता है। लेकिन जब हम यूनिट कॉस्टिंग की बात करते हैं तो यहां पे हम स्पेसिफिकेशन चेंज नहीं कर रहे हैं। हम जो भी प्रोडक्शन करेंगे, हम एक ही तरह का प्रोडक्ट बना रहे हैं और वही कंटिन्यूअसली बनाते जाएंगे। तो यूनिट कॉस्टिंग के मेन फीचर की यदि हम बात करें तो यूनिट कॉस्टिंग में हमने क्या मेन फीचर डिफरेंस में देखा? सबसे पहले तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, सेकंड similar type of unit will be produced, third per unit cost on every unit will remain same until unless some development will arise, लेकिन otherwise एक particular phase में per unit cost same रहने वाला है। अब इस तरह के जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं जो इस तरह की बिजनेस एक्टिविटी में या इस तरह के सिनारियो में काम करता है, उनके लिए यूनिट कॉस्टिंग भी एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है और साथ में बैच कॉस्टिंग भी एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन विल देयर, बट दैट कंटिन्यूअस प्रोडक्शन विल बी डिवाइडेड इन बैचेस। तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग विल चेंज टू बैच कॉस्टिंग। बट क्या डिफरेंस है? अगेन अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन विल देयर, अगेन सेम यूनिट्स विल बी प्रोड्यूस्ड, बट कॉस्ट पर यूनिट नहीं, पर बैच विल रिमेन। तो वहां हमारा जो प्रोडक्शन या हमारा जो कैलकुलेशन या हमारा जो कॉस्टिंग प्रोसीजर होगा वो बैचेस के बेस पे चलेगा। यहां हमारा बल्क बेसिस पे चलेगा और हम अल्टीमेटली पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में? ज्यादा कुछ डिटेल में जाने का, ज्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल बात करने का है ही नहीं मेरे पास इस टॉपिक में। रीजन बीइंग कि हम जब से कॉस्टिंग पढ़ना शुरू किए हैं तब से इस तरह की बात करते ही आ रहे हैं। क्या बात करते आ रहे हैं? सर कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करना है? सारे कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट उठा के ले आओ। कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट में क्या क्या आने वाला है? बचपन से पढ़ रहे हैं। फर्स्ट मटेरियल, सेकंड लेबर, थर्ड ओवरहेड। ये तीन कंपोनेंट मिला के कॉस्ट बनेगी। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल लो और पर यूनिट में कन्वर्ट करके बता दो कि सर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने पे कितना कॉस्ट आता है। हम मान के चलेंगे कि बाकी यूनिट्स पे भी उतना ही कॉस्ट आने वाला है। फाइन। तो यहां पे यदि मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो नया कुछ भी नहीं है। बस मेनली फोकस करना है इस चीज पे, क्योंकि इस चीज पे कि हर ऑर्गेनाइजेशन या हर यूनिट के लिए या हर प्रोडक्ट के लिए कौन से कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट होंगे, उसके इंटरनली उनकी इनकर्ड होने की रेट क्या होगी, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो हम यहां कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट या कॉस्ट शीट।
और फिर उस कॉस्ट शीट से जो कॉस्ट निकलती है उससे फिर एनालाइज करने के लिए हम बनाते हैं अपना इनकम स्टेटमेंट, जो हमें अल्टीमेटली कितना प्रॉफिट हुआ होने वाला या हुआ है वो आइडेंटिफाई करके देगा। अगेन अब हम यहां जो काम कर रहे हैं वो प्रिडिक्शन नहीं कर रहे, एस्टिमेशन नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, हम मेथड ऑफ कॉस्टिंग की जब बात करते हैं तो हम एक्चुअल के साथ काम कर रहे हैं, कितना बना, कितना खर्च हुआ, what amount of expenses incurred on that, what number of unit we produce, what amount of normal losses will there, उसके बाद ultimately what will be the total, what is the total production cost and what is our profit। तो मेन फर्स्ट कंसर्न किस चीज का, हमारा जो फोकस रहेगा किस चीज पे, बाइफिकेशन ऑफ कॉस्ट। जब कॉस्ट बाइफिकेशन की बात करते हो तो सिर्फ एलिमेंट वाइज बाइफिकेशन नहीं होता, कॉस्ट बाइफिकेशन में वेरिएबल, सेमी वेरिएबल, फिक्स्ड, ये कंपोनेंट भी साथ में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि कौन सा कॉस्ट फिक्स्ड है, कौन सा वेरिएबल। फिक्स्ड और वेरिएबल के साथ डील करते हुए हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम कहां आता है, सेमी वेरिएबल के साथ डील करने में प्रॉब्लम आता है। क्यों? क्योंकि सेमी वेरिएबल चेंज होती है नॉट प्रोपोर्शनेटली, तो वहां पे फोकस रखना है। सेमी वेरिएबल पे हमारा डिस्कशन बहुत अच्छा हो चुका है मार्जिनल कॉस्टिंग के चैप्टर के अंदर, जहां हमने बात की थी कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करके कैलकुलेट करते हैं, फिक्स्ड एंड वेरिएबल, इफ दैट इज प्योरली आइडेंटिफाइबल, कि कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स्ड है। लेकिन यदि मैं फिक्स्ड और वेरिएबल को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता तो फिर मैं ऑब्जर्वेशन पे जाता हूं और उस ऑब्जर्वेशन से यह पता करके निकालते हैं कि नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे कितना सेमी वेरिएबल कॉस्ट इनकर होने वाला है। इज इट क्लियर? पहला कंसंट्रेशन इसी चीज पे, मैं पहला फोकस इसी चीज पे। पॉइंट नंबर 2 किस पे फोकस करना है? पॉइंट नंबर 2 प्रेजेंटेशन। तो स्टेटमेंट बनाना कैसे, तो कॉस्ट शीट बनाना बचपन में सीखा था, मतलब आप लोगों का बचपन नहीं, हमारा इंटर की कॉस्टिंग का बचपन, जहां से हम कॉस्ट शीट से शुरू किए थे, जिसमें हमने एक स्टेटमेंट ड्रॉ किया था, नाम दिया था कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। तुम क्यों नाच रहे हो, इधर रहो। तो याद है फॉर्मेट? तो यूनिट कॉस्टिंग में हमने बेसिकली 3-4 चीजों पे ध्यान रखने का है, वो मैंने आपको बता दिया। एक तो स्टेटमेंट, बाइफिकेशन ऑफ कॉस्ट, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट का बाइफिकेशन, और स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं कि किस तरह का हमारा कॉस्ट शीट बनता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कॉस्ट शीट को। यहां हमारा जो कॉस्ट शीट बनेगा उसमें हमें एक यूनिट कॉलम साथ में लेना होगा, नाम यूनिट कॉस्टिंग है ना, तो यूनिट कॉस्ट तो निकालना है, तो एक यूनिट का कॉलम भी साथ में लेके चलेंगे तो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल, जिसके बारे में बार बार कई अलग अलग तरीके से हमारा डिस्कशन हो चुका है, नॉर्मल लॉस यूनिट्स कम करता है, अमाउंट नहीं, लेकिन नॉर्मल लॉस का जो स्क्रैप वैल्यू है वो अमाउंट को लेस करके काम में लिया जाता है। वो चीज ध्यान रखनी। सबसे पहले हमारे पास आता है मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल। और डायरेक्ट मटेरियल में हम कैसे लेते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, purchases of raw material, carriage on purchase, minus closing stock of raw material। This will be your direct material, ये आपका आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल। आफ्टर डायरेक्ट मटेरियल वी विल टेक डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
इससे मिलता है हमें प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के बाद कौन से ओवरहेड? प्राइम कॉस्ट के बाद लेते हैं हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। और ये जो फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हम लेते हैं, इनको हम बाइफ्रिकेट करके ले सकते हैं, फिक्स्ड वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल में। तो वो तो अकॉर्डिंग टू डिमांड या रिक्वायरमेंट हो जाएगा हमारा। फैक्ट्री ओवरहेड में यहां हम लेते हैं एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP का वैल्यूएशन करेंगे, उसका ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। मैंने ये सारा कैलकुलेशन आपका यूनिट कॉलम में डाल दिया है, वो ध्यान रखना, वो प्रोसेस सारे अमाउंट कॉलम में लगाने हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP आ गया हमारे पास, ये लेस हो जाएगा। और यहां एक चीज हम और लेस करेंगे, सेल ऑफ स्क्रैप। अच्छा, मैं 1 मिनट ही कॉलम चेंज कर देता हूं गाइस, कंफ्यूजन ना हो जाए आप लोगों को कहीं। यहां से आपको मिलेगी आपकी वर्क्स और फैक्ट्री कॉस्ट, जिसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, जिसे हम ऑफिस ओवरहेड भी बोलेंगे। ये होता है आपका कॉस्ट ऑफ, ये आती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और जैसे ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती है, हम एक बार को बोलते हैं कि हमारा यहां पे कॉस्ट शीट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट कंप्लीट हो गया। लेकिन यहां आप कंटिन्यू करें तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। You will get cost of goods sold. अब इसके बाद आते हैं आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एंड यू विल गेट योर टोटल कॉस्ट। जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम इनकम स्टेटमेंट में सेल्स से चल सकते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स और प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर हम लेंगे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो यहां पे फिर हम ले लेते हैं सेल्स लेस टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स we will get profit। तो ये पार्ट हमारा ऑलरेडी डिस्कस था। फोकस करना है मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड्स पे, फोकस करना है सेमी वेरिएबल वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड पे, फोकस करना है नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉसेस पे। बाकी ऑल डिस्कस्ड अर्लियर। मेनली इस चैप्टर के साथ ये है कि इसके क्वेश्चंस में लैंग्वेज और उसके यूनिट कैलकुलेशंस वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लेवल तक ले जाए जा सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस पे रखना है ध्यान। इजी चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है, नया कुछ है नहीं, यहां तक सीधा क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास है। देखिए कितने मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो तो डिपेंड करता है कि क्या होना चाहिए, मतलब क्या उनके माइंड में है। ये रेयरली आता है क्वेश्चन, आज का तो 10 मार्क्स का तो मिनिमम है। आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो 10 मार्क्स से कम के नहीं है।
चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन यूनिट कॉस्टिंग. A factory incurred the following expenditures during last year: direct material 12 lakh, manufacturing wages 7 lakh, manufacturing overhead fixed and variable total मिला के 6 lakh 10,000. In the next year, the following changes are expected in production and cost of production. Production will increase due to recruitment of 60% more workers in the factory. Production increase हो जाएगा सर, कितना? 60% एक्स्ट्रा वर्कर आएंगे. तो हम यदि मान के चल रहे हैं कि यदि वो वर्कर्स उसी एफिशिएंसी से काम करते हैं जिस एफिशिएंसी से वो पहले कर रहे थे, तो प्रोडक्शन 60% इंक्रीज हो जाएगा. डिपेंड करता है ना उनकी एफिशिएंसी पे. नीचे बोल दिया इसने, ओवरऑल एफिशिएंसी विल डिक्लाइन बाय ओवरऑल एफिशिएंसी, नॉट ऑफ द इंक्रीज्ड वर्कर. ओवरऑल एफिशिएंसी ही 10% से कम हो जाएगी. ठीक है. There will be an increase of 20% in fixed overhead and 60% in variable overhead. Fine. The cost of direct material will decrease by 6%, and company desire to earn a profit of 10% on selling price. Selling price fix करनी है. अब इसको थोड़ा सा समझते हैं. सबसे पहले आपका प्रोडक्शन कितना होगा? करंटली प्रोडक्शन कितना है सर? मालूम नहीं. करंटली प्रोडक्शन कितना है? मालूम नहीं. मैं मान लेता हूं 100. तो अब आफ्टर सच चेंजेस व्हाट विल बी द प्रोडक्शन, और हर कंपोनेंट में उसका कितना इंपैक्ट आएगा वो मुझे निकालना है. यदि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, प्रोपोर्शनेटली मटेरियल विल इंक्रीज, प्रोपोर्शनेटली वेजेस विल इंक्रीज. नो, wages will increase in proportion to number of workers. वर्कर्स को वेजेस हम टाइम बेसिस पे देते हैं, एफिशिएंसी बेसिस पे नहीं. तो मटेरियल विल इंक्रीज proportionately to the production, but wages will increase proportionately to the number of workers. Manufacturing overhead fixed will remain constant, and manufacturing overhead variable will increase in proportion to production. ये ध्यान रखना है. ये तो हुआ चेंज, बट अपार्ट फ्रॉम सच चेंजेस सम मोर चेंजेस आर देयर. क्या सर? मोर चेंजेस आर देयर. क्या सर? फिक्स्ड ओवरहेड में चेंज आया, ठीक है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड 60 देयर विल इंक्रीज इन 60% इन वेरिएबल कॉस्ट. ये इसने प्रपोर्शन टू प्रोडक्शन बांध दिया, डायरेक्ट दे दिया. वेरिएबल कॉस्ट में मुझे दिमाग लगाना ही नहीं, बोल दिया इसने कितना चेंज आएगा. मटेरियल कॉस्ट, ओवरऑल मटेरियल कॉस्ट विल डिक्लाइन बाय 6% एंड कंपनीज प्रॉफिट इज 10% ऑन 1/10 ऑफ सेल्स, का मतलब 1/9 ऑफ कॉस्ट. क्लियर? चलिए वर्किंग शुरू करते हैं. आइए, क्वेश्चन नंबर 1. पहले तो हम ये एस्टिमेशंस करेंगे कि क्या डेवलपमेंट आ रहे हैं. क्या डेवलपमेंट आ रहे हैं सर? प्रोडक्शन कितना चेंज हो रहा है, कितना चेंज किस चीज में आ रहा है, वो अमाउंट कैलकुलेट कर लें. तो वर्किंग नोट बेसिस पे चलेगा सारा हमारा कैलकुलेशन. सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल में क्या चेंज आया सर? अर्लियर डायरेक्ट मटेरियल वाज 12 लाख. इंक्रीज होगा डायरेक्ट मटेरियल. हाँ, क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है. कितना प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है? नहीं, 60% नहीं. एफिशिएंसी भी तो डाउन हो रही है. 60% तो वर्कर इंक्रीज हो रहे हैं ना, या प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है? हाँ, हो बहुत आसान हो गया फिर. 60% प्रोडक्शन ही इंक्रीज हो रहा है. तो ये रिवर्स कैलकुलेशन है, अभी समझेंगे. चलिए, 60% प्रोडक्शन में इंक्रीज आया, एड इंक्रीज इन प्रोडक्शन 16%. $19,70,000 की कॉस्ट आनी चाहिए. नहीं आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि मटेरियल की प्राइस कम हो गई है. तो लेस डिक्रीज इन प्राइस बाय
19,20,000 का 6%, 18,04,800 विल बी योर मटेरियल कॉस्ट। सिंपल है, इजी, क्लियर। अब देखो मेन चीज, क्वेश्चन पे फोकस मत करना, कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा, ऐसा ही आएगा, कोई गारंटी नहीं। लेकिन कॉन्सेप्ट माइंड में रखना कि कब कौन सी चीज को हम कैसे यूज कर रहे हैं, किस इंफॉर्मेशन को कैसे यूज किया जा रहा है, तो वो कॉन्सेप्ट माइंड में रखना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, सर डायरेक्ट लेबर में क्या हुआ? अर्लियर डायरेक्ट लेबर वाज 7 लाख। अभी डायरेक्ट लेबर में सबसे पहले तो इंक्रीज हुआ है, तो एक्स्ट्रा वर्कर आए होंगे, लेकिन एक्स्ट्रा वर्कर आने के बाद उन सारे वर्कर की एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई। एफिशिएंसी डिक्रीज होने से क्या होगा? एफिशिएंसी डिक्रीज होने से क्या होगा सर? एफिशिएंसी डिक्रीज होने का मतलब यह है कि हमें सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन करवाने के लिए वर्कर्स को ज्यादा काम करवाना पड़ेगा, और इसकी वजह से हमारी लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं? इसको पहले ऐसे और समझे कि मान लो पहले मैं 600 यूनिट बना रहा था, और 600 यूनिट बनाने के लिए मैं 10 लेबर काम में ले रहा था। अब मेरा प्रोडक्शन 60% इंक्रीज हो गया, यानी टोटल प्रोडक्शन मेरा कितना हो रहा है? 960। और 960 का प्रोडक्शन करने के लिए अब मुझे कितने वर्कर्स लाने पड़ेंगे? लेकिन सर यदि वो 10 वर्कर के साथ ही काम कर रहे होते तो वो 10 वर्कर के बराबर नहीं है, वो अब 9 वर्कर के बराबर, क्योंकि 10% उनकी एफिशिएंसी कम। पहले ये 10 वर्कर 600 यूनिट बना रहे थे, अब ये 10 वर्कर कितने बनाएंगे? 540 यूनिट ही बनाएंगे, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी 10% कम हो गई, तो प्रोडक्शन कम होगा। मुझे कितनी यूनिट्स बनवानी है? 960 यूनिट्स बनवानी है, तो मुझे कितने वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी? 10 वर्कर कितनी यूनिट बना रहे हैं? 540। मुझे यूनिट्स कितनी बनवानी है, तो कितने वर्कर की जरूरत पड़ेगी? 17.77, यानी 7.7% वर्कर, 7.7 वर्कर यानी 77 अप्रोक्स वर्कर्स इंक्रीज हो गए। अभी यहां पे ये आ रहा है आपका 17.77 वर्कर्स की जरूरत पड़ रही है आपको। कितना इंक्रीज हो गया वर्कर? 77% अप्रोक्स। 77% वर्कर बढ़ाया तो जाके प्रोडक्शन 60% बढ़ा है, समझे? 77% वर्कर बढ़ाया है तो जाके प्रोडक्शन 60% बढ़ा है, क्योंकि ओवरऑल एफिशिएंसी 10% कम हो गई। क्लियर ना? तो इस कैलकुलेशन को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी कैलकुलेशन में? तो इस कैलकुलेशन को रिफ्लेक्ट करने का सीधा तरीका पिक कर लेते हैं। तो पहले तो यहां पे 60% इंक्रीज इन प्रोडक्शन ले लेते हैं। लेकिन ये प्रोडक्शन लाने के लिए वर्कर को मुझे 10% ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि 10% एफिशिएंसी कम हो गई। तो इसमें मैं ऐड कर देता हूं 10% डिक्रीज इन एफिशिएंसी। ये आ गई आपकी नई लेबर कॉस्ट। फाइन, ये आ गई मेरी नई लेबर कॉस्ट। अब
वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड की बात करनी है तो बात करने की जरूरत ही नहीं है। वेरिएबल ओवरहेड में सीधा सीधा 60% का एडिशन हुआ है और फिक्स्ड ओवरहेड में सीधा सीधा 20% का एडिशन हुआ है। तो बना देते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये हमने पहले एक वर्किंग नोट बना के रख लिया। अब बस सीधा सीधा डायरेक्ट मटेरियल 18,04,800, डायरेक्ट लेबर 12,32,000, और इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड फिक्स्ड कितने थे हमारे? फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड वर 360 और उस 360 में हम क्या करेंगे 20% का एडिशन। वेरिएबल थे 2,50,000 और उसमें हम करेंगे 60% का एडिशन 4 लाख। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अरे 8,68,800। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा प्रॉफिट दैट इज 19 ऑफ कॉस्ट। अब यहां एक चीज समझने वाली है और वो समझने वाली चीज ये है कि यहां में जो प्रॉफिट दिया है वो प्रॉफिट बोल रहा है 10% ऑन सेलिंग प्राइस। और चलो ये बात तो बात कर ही चुके थे ना। 10% ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब 1/10 ऑन सेल्स का मतलब 1/9 ऑन कॉस्ट। तो सीधा सीधा 1/9 ऑन कॉस्ट 4,29,867। 42,98,667 ये हो गई आपकी एक्सपेक्टेड सेल्स या डिजायर्ड सेल्स। कुछ पूछना है? बिल्कुल बेसिक सा स्टार्ट सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पहली चार क्वेश्चन नंबर सेकंड। Maximum production capacity of KP Limited is 5,20,000 units per annum. Detail of estimated cost of production are direct material 15 रुपए की रेट है, डायरेक्ट वेजेस 9 रुपए का रेट है, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 2,50,000 पर मंथ। डेवलपमेंट देखिए अपने आप डेवलपमेंट्स आते रहेंगे। वेजेस रेट इज 9 रुपी पर यूनिट, सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 2.5 लाख रुपए पर मंथ, यानी कम से कम 2,50,000 पर मंथ वेजेस तो जाएगा। वो कुछ फिक्स वर्कर भी तो होंगे, गारंटीड वेजेस भी तो हो सकती है। प्रोडक्शन ना करे तो क्या वर्कर को कुछ भी नहीं दोगे? तो कुछ गारंटीड वेजेस भी हो सकती है। तो यहाँ पे मिनिमम गारंटीड वेजेस 2,50,000 है। तो ये सेमी वेरिएबल हो गया एक तरह से। 9 रुपी पर यूनिट है लेकिन कम से कम 2,50,000 तो लगेगा ही लगेगा। यदि मान लो 10,000 यूनिट बनाते हो तो 90,000 नहीं 2,50,000, और 50,000 यूनिट बनाते हो तो 4,50,000। हाँ 4,50,000 पर यूनिट 9 रुपी,
सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 2.5 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपए तो देना ही देना है। पर यूनिट 9 रुपीज से ज्यादा आए तो वो अदरवाइज 2.5। लेबर में पढ़ा था पीस वेजेस प्लस गारंटीड वेजेस, याद एक मेथड भूल गए? टाइम वेजेस पढ़ा था, पीस वेजेस पढ़ा था, और पीस वेजेस में हमने डायरेक्ट पीस पढ़ा था, और एक पढ़ा था पीस वेजेस विद गारंटीड वेजेस, जिसमें हमने लिखा था टाइम वेजेस प्लस और पीस वेजेस विच एवर इज हायर। बेशर्मो भूलो मत, स्कूल की पढ़ाई नहीं कर रहे हो कि सर एक दो महीने पहले पढ़ा था अभी गायब हो गया दिमाग से। चलो, वेरिएबल फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है, वेरिएबल ओवरहेड, और ये पर मंथ है, ध्यान रखना हर चीज को मार्क करके, ये पर एनम है। वेरिएबल ओवरहेड 8 रुपी पर यूनिट, ये छोटी छोटी चीजें ना स्किप हो जाती है और आते आते क्वेश्चंस को खराब कर देती एक एक चीज को। इसीलिए मैंने बोला ना, क्वेश्चन कॉस्टिंग में क्वेश्चन इतने लंबे लंबे होते हैं कि साला क्वेश्चन पढ़ने में ही पूरा नहीं आता, कि पढ़ते पढ़ते पहले क्या पढ़ा था वो गायब हो जाता है। तो इसलिए मार्क कर दे हर चीज को। सेमी वेरिएबल ओवरहेड आर 5,60,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी, और 50% से ऊपर काम करोगे तो हर 25% एक्स्ट्रा कैपेसिटी पे 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। और आगे लिख दिया है अ पार्ट ऑफ इट, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट, 25% कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो 1.5 लाख रुपए लगेगा। यदि कैपेसिटी 15% इंक्रीज होगी तो कितना लगेगा? तो भी 1.5 लाख लगेगा। अ पार्ट ऑफ इट 50% से इंक्रीज होते ही अप टू 25% यानी अप टू 75% टोटल कैपेसिटी तक कहीं भी आप काम करें 1.5 लाख रुपए की आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। पार्ट ऑफ इट, इट इज नॉट फॉर 25%, इट इज फॉर एवरी इंक्रीज इन परसेंटेज ड्यूरिंग दैट 25%। 75 से 76 होते ही 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा अप टू 100%। समझ में आई बात? इस क्लास में ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इस क्लास में 100 बच्चों को बैठने का स्पेस है, 100 बच्चों तक फिक्स कॉस्ट 5 लाख, 50,000 का रूम का रेंट, 100 बच्चों तक 50,000। 100 से 2 ज्यादा हुए, एक भी ज्यादा हुआ, मैं नहीं बिठा सकता ना, जगह ही नहीं है, तो मुझे रूम बड़ा लेना पड़ेगा। बड़ा लेना पड़ेगा, बड़ा कितना सर? कम से कम 125 बच्चों की कैपेसिटी वाला तो ले लें। हाँ ले लो, लेकिन बैठे कितने? 101। रेंट कितना लगेगा? पूरा 75, पूरा अप टू 125। समझ में आई? तो पार्ट देयर ऑफ का मतलब समझना। KP Limited worked at 60% capacity for the first 3 months during the year, but it is expected to work at 90% capacity for the remaining 9 months. पहले 3 महीने में 60% पे काम कर रहे हैं हम, और बाकी 9 महीने में हम 90%। Selling price per unit was 44 during the first 3 months. Calculate what selling price per unit should be fixed for the remaining 9 months. यदि हमें पूरे साल में 15,62,500 रुपए का प्रॉफिट चाहिए तो। मतलब बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। पहले सोच के बताओ कि दिमाग क्या बोलता है कि क्या करना है। पढ़ो आराम से, सबके पास है, आराम से पढ़िए और सोच के बताइए कि क्या चाहता है। सर पहले 3 महीने अलग काम हो रहा है, बाद के 9 मंथ अलग काम हो रहा है। पहले 3 महीने कम कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, बाद के 9 महीने में हम ज्यादा कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, लेकिन पहले 3 महीने का सेलिंग प्राइस मुझे मालूम है और बाद के 9 महीने का सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। तो सर पहले 3 महीने के काम का प्रॉफिट निकालेंगे। टोटल साल भर का कितना प्रॉफिट चाहिए, दैट इज गिवन हियर। तो आउट ऑफ द टोटल डिजायर प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर वी विल डिडक्ट द प्रॉफिट वी अर्नड, जो हमने कमा लिया 3 महीने में, जो कमा लिया वो प्रॉफिट कटा दिया, हटा दिया, बचा हुआ प्रॉफिट आया जो मुझे 9 महीने में 9 मंथ में अर्न करना है। अब 9 मंथ में जो प्रॉफिट अर्न करना है दैट इज इन फ्रंट ऑफ यू।
And in such 9 months, what will be your total cost of production? That is in front of you. Identify the sale price. Cost plus profit is equal to sales. अब सर 3 महीने का प्रोडक्शन और 9 मंथ का प्रोडक्शन, बोले सर बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमारी कैपेसिटी है 5,20,000 यूनिट बनाने की। पहले 3 महीने में हम 60% पे काम कर रहे हैं, तो हम 5,20,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 60%, 26,000 यूनिट मंथली बना रहे होंगे। मंथली क्यों निकाल रहे हो, एनुअल निकाल दो ना। 5,20,000 ये 100% पे है। इसमें पहले 3 महीने में कितना प्रोडक्शन होना चाहिए यदि 100% पे काम करें तो? इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12, 1,30,000। लेकिन हम काम कर रहे हैं 60% पे, तो बनेगी 78,000, या इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आ गया 78,000। चलो बात समझ में आ गई, करना क्या? बात समझ में आ गई, करना क्या? शुरू करते हैं वर्किंग नोट से। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2, पहले तो एक्सक्यूज मी गाइस, तीन दिन में खत्म कर। प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 मंथ, देखो पूरे साल भर का प्रोडक्शन है 5,60,000, फर्स्ट 3 मंथ का प्रोडक्शन होगा 3/12, है ना। लेकिन इन फर्स्ट 3 मंथ में जो ये प्रोडक्शन 3/12 से हमने निकाला, ये 100% कैपेसिटी का निकल के आ रहा है, बट हम कैपेसिटी काम में ले रहे हैं 60%। तो फर्स्ट 3 मंथ में वी विल गोइंग टू प्रोड्यूस 78,000 यूनिट्स, ठीक है ना। नाउ प्रोडक्शन इन, बात समझ में आ रही है, बोलते चलिए। प्रोडक्शन इन लास्ट 9 मंथ
5,60,000 मेरा एनुअल प्रोडक्शन है, 9 मंथ का प्रोडक्शन हो गया 9/12, और इन 9 मंथ में हम 90% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, है ना? कंफर्म कर लो भैया, देखो 90% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, तो इन 9 मंथ में आर टोटल प्रोडक्शन विल बी 3,78,000 यूनिट्स। गॉट इट? क्लियर ना? चलिए, ये हो गया प्रोडक्शन आइडेंटिफाई। अब बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये फर्स्ट 3 मंथ, ये 9 मंथ, और ये पूरे ईयर का। फर्स्ट 3 मंथ, 9 मंथ, पूरे ईयर का। आप ये पूरे ईयर का नहीं बनाना चाहते चलेगा मेरे को, क्योंकि काम तो है नहीं इसका कुछ। फर्स्ट 3 मंथ और 9 मंथ में अलग अलग कैलकुलेशन है, टोटल कैलकुलेशन तो कहीं भी हमारे पास काम में आने वाला ही नहीं है। तो फर्स्ट 3 मंथ और 9 मंथ ही चलने दो, चलेगा। आपने बना दिया, चलेगा। चलो प्रोडक्शन लिख दो सबसे पहले ऊपर। 78,000 यूनिट्स और 3,78,000 यूनिट। ठीक है, अब कॉस्ट पे आ जाते हैं। डीएम मतलब डायरेक्ट मटेरियल, क्या रेट था? 15 रुपीज पर यूनिट। $11.70 और 52.65, 56.70। एक बार ये प्रोडक्शन चेक कर लेना, ये सही कैलकुलेशन तो सही किया है ना? क्वेश्चन चेक करो, कैलकुलेशन में गड़बड़ हुआ है। ये 520 से है भैया, ऊपर का कैलकुलेशन तो सही निकाल दिया 78,000, नीचे का आपने कैलकुलेशन ही रॉन्ग निकाला है। 3,51,000 आएगा। $52,65,000 कॉस्ट ऑफ मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर। सर डायरेक्ट लेबर क्या है? सर डायरेक्ट लेबर है 9 रुपी पर यूनिट, सब्जेक्ट टू मिनिमम 2,50,000 पर मंथ। यदि मैं पहले 3 महीने की बात करूं, 9 रुपी पर यूनिट से मेरी कॉस्ट इंटू 9 आनी चाहिए 7,02,000, 7,02,000। बट 2.5 पर मंथ के हिसाब से 3 महीने का वेजेस बनता है 7,50,000। बात समझ में आ रही है? पहले 3 महीने में हमने 78,000 यूनिट्स बनाया और लेबर पर यूनिट 9 रुपए है। 78,000 इंटू 9, लेबर कॉस्ट विल बी 7,02,000, सब्जेक्ट टू मिनिमम, सब्जेक्ट टू 250 पर मंथ। तो यहां 250 पर मंथ वाला वेजेस लगेगा। और नेक्स्ट पीरियड में 3,51,000 इंटू 9, टोटल लेबर आती है 31,59,000 और 2.5 लाख पर मंथ से भी चेक कर लो। 22,50,000 नहीं, हम 9 रुपी पर यूनिट वाला देंगे, मिनिमम से ज्यादा है। 31,59,000। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? तो ये स्पेसिफाई कर दीजिएगा बिल्कुल नीचे नोट में, यहां पे नोट नंबर 1 बना के नीचे स्पेसिफाई कर दीजिएगा कि ये कैसे कैलकुलेट किया हमने। नेक्स्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड।
960 पर एनम बांट दो। थ्री बाई 12 और 9/12, 2,40,000 और 7,20,000। वेरिएबल ओवरहेड 8 rupees per unit. Variable overhead is 8 rupees per unit. 8 rupees per unit, तो इसमें तो बोलने का ही नहीं है। 78,000 मल्टीप्लाई बाय 8, 6,24,000 और 28,08,000। सेमी वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, तो सेमी वेरिएबल ओवरहेड की इंफॉर्मेशन पे आ जाइए, एक बार चेक कीजिए सर। सेमी वेरिएबल ओवरहेड बोल रहा है 5,60,000 पर annum यदि आप 50% कैपेसिटी पे काम करते हो तो। लेकिन यदि आप 50% कैपेसिटी से ज्यादा पे काम करते हो तो इंक्रीज होते ही आपका 25% कैपेसिटी तक 1.5 लाख रुपए पर एनम। तो आओ वर्किंग नोट नंबर 2, सेमी वेरिएबल ओवरहेड अप टू 50%। कितना लग रहा है अप टू 50%? अप टू 50% कैपेसिटी पे सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितना लग रहा है हमारा? 5,60,000। और 50% से 75% बीच में काम करोगे, से 75% के बीच में काम करोगे तो अप टू 75%। नेक्स्ट 25%, 1,50,000, 7,00,000। कब तक के लिए ये? अप टू 75%। नेक्स्ट 25%, 150, फिर ये कब तक के लिए? अप टू 100%। ये है 50% टू 75% के बीच में, और ये है 75% से 100% के बीच में। और ये क्या है? पर एनम, है ना। अब हम कहां काम कर रहे हैं सर? हम पहले 3 महीने में इस लेवल पे काम कर रहे हैं, 60% पे, जो आता है 50 से 75% के बीच में। तो उस केस में 7,10,000 लगेगा हमको। 7,10,000 इंटू 3/12, 1,77,500, है ना। और नेक्स्ट पीरियड में हम 90% पे काम कर रहे हैं, मतलब हम इस लेवल पे काम कर रहे हैं, और इस लेवल पे है 8,60,000 इंटू 9/12, 6,45,000। और इसी के साथ आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। $29,61,500। और दूसरे लेवल पे 1,25,97,000। टोटल कॉस्ट पे पहुंच गए। टोटल कॉस्ट पे पहुंच गए हम। प्रॉफिट मालूम है, सेल प्राइस मालूम, दूसरे पीरियड का सेल मालूम नहीं है, जो कि हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सेल्स इन 3 month, sales in 3 month, what will be the sales in 3 month? 78,000 units multiply by selling price of 44 rupees,
34,32,000 less total cost minus 29,61,500 4,70,500 का प्रॉफिट हो रहा है हमें। Profit in 3 months 4,70,500. Is it clear? Total profit desired. Total desired profit कितना था हमारा? 15,62,500 less profit of 3 month. Profit desire in 9 month 10,90 plus total cost of 9 month 1,25,97,000। ये आ गई आपकी सेल्स इन 9 मंथ 1,36,89,000। तो ये आ गई आपकी सेलिंग प्राइस फॉर 9 मंथ 1,36,89,000 डिवाइडेड बाय 3,51,000 यूनिट्स 39 पर यूनिट। क्या मतलब क्या पढ़ा है हमने इसमें, मतलब क्या किया है हमने? कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले का जितना पढ़ा हुआ है उसी को समराइज कर रहे हैं हम चीजों। सिर्फ बेसिक बेसिक काम आ रहा है यहाँ पे। आपको सिर्फ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझना पड़ेगा। और हियर वी आर यूजिंग जस्ट बेसिक बेसिक पार्ट। ऑल क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई? एक बार स्टेटमेंट वापस पूरा देख लीजिए। ये यूनिट का वर्किंग नोट, टोटल बेसिक नॉलेज पे काम कर रहे हैं हम। इट्स अ टोटल कॉस्ट स्टेटमेंट। प्रेजेंटेशन कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है, आपके अपने कॉन्शियस पे डिपेंड करती है। उस वक्त क्या स्ट्राइक करता है आपको, जो फर्स्ट स्ट्राइक करेगा वही ड्रॉ कर देने का। तो थोड़ा सा केयरफुली स्ट्राइक माइंड में डालिए कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिएंगी, कैसे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए मुझे, और फिर ड्रॉ कीजिएगा। वरना क्या बार बार स्टेटमेंट कट करना पड़ जाता है। अरे यार ये नहीं, ये कॉलम और चाहिए था, अब एक और लगाओ, या ये कॉलम नहीं चाहिए हटाओ। वो जितना कटिंग करोगे ना उतना ही गंदा होगा और उतना ही मार्क्स खराब होगा। तो पहले माइंड में एक स्टेटमेंट ड्रॉ कर लीजिए कि मुझे कैसे 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 प्रोसीड करके कहां तक जाना है। फ्रेम हो गया, अब उसको प्रेजेंट कर। गुड, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्या बोलता है। A manufacturing company has an installed capacity of 1,50,000 units per annum और उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर दिया है। वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज, लेबर 10 रुपीज सब्जेक्ट टू मिनिमम 1 लाख पर मंथ, ओवरहेड 4 रुपी पर यूनिट, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 190 to 300 per annum, no issue. Semi variable overhead 60,000 per annum up to 75% capacity, which will increases by 4,000 per annum for every 5% increase in capacity for the year as a whole. हर 5% कैपेसिटी पे 4,000 से सेमी वेरिएबल इंक्रीज होंगे। फाइन। The capacity utilization for the next year is 75% for first 3 months, 80% for 6 months, 90% for part of the remaining part of the life. 3 पार्ट में हो गया क्वेश्चन। अभी हमने फर्स्ट 3 मंथ और नेक्स्ट 9 मंथ किया था, अब ये 3 मंथ, 6 मंथ और 3 मंथ। Planning to have a profit of 20% on the selling price. Calculate selling price per unit.
इजी है बिल्कुल। पर यूनिट सेलिंग प्राइस, पर यूनिट प्राइस कैलकुलेट करना है, पर यूनिट प्राइस कैलकुलेट करना है और बहुत इजीली आप लोग कर लेंगे। आंसर नोट कर लीजिएगा, मैं आपको आंसर दे देता हूं। और ओवरऑल सेलिंग प्राइस चाहिए हमें, है ना? तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे? तीनों की टोटल कॉस्ट निकालोगे पहले। 20% ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब 1/5, यानी कॉस्ट पे, टोटल कॉस्ट पे 1/4 विल बी योर टोटल प्रॉफिट। और उस टोटल प्रॉफिट को ऐड करके आप टोटल सेल्स निकाल के सेलिंग प्राइस निकालोगे। ठीक है, चलिए तो एक बार देख लीजिए कुछ पूछने का है क्या इस क्वेश्चन में। तो बात समझ में आई गई? टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, टोटल कॉस्ट निकालने के बाद उस टोटल कॉस्ट पे डिजायर प्रॉफिट ऐड कर दोगे, और डिजायर प्रॉफिट ऐड करने के बाद सेलिंग प्राइस आ जाएगी। कोई डाउट नहीं है? सेलिंग प्राइस का आंसर लिख लीजिए। पीरियोडिकल नहीं निकालनी है सेलिंग प्राइस, हाँ, क्योंकि पीरियोडिकली प्रॉफिट का हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। टोटल कॉस्ट और टोटल सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस का आंसर नोट कर लीजिएगा। सेलिंग प्राइस आने वाली है इसकी 32.83 रुपीज पर यूनिट, 32.83 rupees per unit. Its selling price will be 32 rupees 83. This will be the selling price. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले भी हम प्रैक्टिस ऐसा क्वेश्चन देख चुके हैं। और इसके बाद जाते जाते आज के सेशन के एंड में एक और डिस्कशन, क्वेश्चन नंबर 4। A roller produced 400 metric ton of MS bars, spending 36 lakh towards material, 6,20,000 towards rolling charges. 10% of the output was found to be defective, which had to be sold at 10% less than the price for the good production. If the sales realization should give the firm an overall profit of 12.5% on cost, find the selling price per metric ton for both category of the goods. Scrap arising during the rolling process fetches a realization of 60,000. बहुत आसान सा क्वेश्चन,
मटेरियल लेबर टोटल कॉस्ट माइनस सेल ऑफ स्क्रैप टोटल कॉस्ट आ गया। इस टोटल कॉस्ट पे हमें 12.5% प्रॉफिट चाहिए, तो हमें टोटल सेल्स मिल गया। टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट टोटल सेल्स मिल गया। बट वो जो टोटल सेल्स है ना, वो टोटल सेल्स हमें टोटल प्रोडक्शन से 400 मीट्रिक टन से चाहिए। बट 400 मीट्रिक टन से वो टोटल सेल्स कैसे? क्योंकि 400 मीट्रिक टन में 10% तो डिफेक्टिव है और बाकी नॉर्मल है। और डिफेक्टिव है वो, जो डिफेक्टिव कितना है 10% डिफेक्टिव, वो 10% सेल होगा। तो आउट ऑफ 400 40 टन लोअर प्राइस पे सेल होगा और 360 टन मेन प्राइस पे सेल होगा। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूं कि मेरी यदि नॉर्मल सेलिंग प्राइस x है तो 360x तो मेरी नॉर्मल सेल हो गई, प्लस 40x का 90% ये मेरी डिफेक्टिव सेल हो गई। 40 टन एट 90% सेलिंग प्राइस, और ये वो मेरी सेल्स आनी चाहिए जो मैंने ऊपर कैलकुलेट की है, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। एक्स की वैल्यू निकाल के बता दो। तो एक्स की वैल्यू आएगी तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस और डिफेक्टिव सेलिंग प्राइस 10% लेस। करनी है कोशिश, अंजाम कुछ भी हो। कल हम मिल रहे हैं और उसमें हम बात करेंगे कि क्या आपने किया फाइनली। तब तक बाय, सी यू, थैंक यू।